हेलो स्टूडेंट, आज की ये यूट्यूब की वीडियो हमने कक्षा 12वीं के लिए बनाई है। कक्षा 12वीं की जो एक पहली बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका फर्स्ट अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सभी टॉपिकों को उठा करके टॉपिक वाइज आपके लिए सरल तरीके से इनको हेडलाइन के रूप में आपके सामने पेश किया है और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा सार मिलेगा और एक्स्ट्रा कोई हेल्प बुक, कोई गाइड, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपा करके ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। और मैंने जो ये आपके लिए बनाई है केवल आपके लिए इस उद्देश्य से बनाई है ताकि आप कक्षा 12वीं में ज़्यादा किताबों के झंझट में न पड़ के, ज़्यादा मोटी मोटी गाइडों के झंझट में न पड़ के और सिंपल तरीके से आप आसानी से जो है इसको समझ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला इसमें जो विषय आता है वो है राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। अर्थात जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी, हमने अपने राष्ट्र का निर्माण करना था। अपना जो राष्ट्र था जो 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहा था, उससे पहले मुसलमानों के अधीन रहा था, उसको जो है अब एक नए जो है विकास की तरफ लेके जाना था। तो पहला टॉपिक और पॉइंट ये है कि राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। तो राष्ट्र निर्माण क्या होता है? राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। अर्थात लोगों में राष्ट्र के प्रति चेतना पैदा होती है और इसमें लोग अपने छोटे छोटे कबीलों और गांवों और नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर, अर्थात लोग अपने छोटी छोटी गांव, नगर, कबीले, इनकी वफादारी के स्थान पर जब एक बड़े राष्ट्र समूह के प्रति अपनी वफादारी को महत्व देते हैं तो उसे राष्ट्र निर्माण कहते हैं। अर्थात जब लोग अपने छोटे हितों को छोड़ करके पूरे राष्ट्र के हितों के बारे में सोचते हैं तो उसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो कब बनाया गया था कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो हमारे राज्य बनाए हुए थे वो अपने प्रशासन के हिसाब से कुछ राज्य इस तरीके से बनाए गए थे कि कहीं पर देशी रजवाड़ों का अधिकार था, कहीं पर अंग्रेजों ने अपना जो प्रभुत्व जमा रखा था वो राज्य था। तो आज़ादी के बाद हमने अपने हिसाब से राज्य बनाने थे। उसके लिए सन 1953 में एक आयोग की स्थापना की, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका काम क्या था कि राज्यों को स्वतंत्र भारत में अपने हिसाब से हमने बनाना था और इसका काम क्या था कि जो राज्य हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण करना, किस राज्य की सीमा कहाँ तक आएगी और वहां पर जो इसको किस बात के लिए प्रमुखता दी गई थी कि इसको ये देखना था कि विभाजन किस आधार पर हो राज्यों का। तो इसने वहां पर बोले जाने वाली जो भाषा थी उसको इसमें प्रमुखता दी। अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया। यह रिपोर्ट सन 1956 में, इसकी रिपोर्ट को सन 1956 में लागू किया गया और 1956 में आजाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने बनाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था? आजाद भारत में राज्यों को हमने दोबारा से उनका गठन करना था, अपने हिसाब से राज्य बनाना था। उनको बनाने के लिए एक आयोग बनाया सन 1953 में। 1956 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में इसने भारत को भाषा के आधार पर इसमें प्रमुखता दी और 14 राज्य और 6 केंद्र
शासित प्रदेश इसमें हमने बनाए। नेक्स्ट है कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोग अपनी जो है राष्ट्र के प्रति चेतना को, भावना को प्रकट करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण के क्या क्या तत्व होते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे पहला तत्व होता है सामान्य मातृभूमि, अर्थात कोई भी राष्ट्र होता है वो मातृभूमि के बगैर नहीं बन सकता। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए मातृभूमि एक अनिवार्य अंग के रूप में माना जाता है और इसके कारण उस देश में नागरिक आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। अर्थात एक सामान्य मातृभूमि होती है जहां पर वहां के नागरिक निवास करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। अगला है सामान्य इतिहास, अर्थात किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहां के नागरिकों का एक सामान्य इतिहास होता है। उसमें लोगों का सामान्य इतिहास होता है जिसके कारण वे अपनी अपनी परंपराओं को और प्रथाओं को आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अर्थात अपनी परंपराओं से, अपनी प्रथाओं से आपस में वो जुड़े हुए होते हैं। तो दो बताए हैं मैंने इसमें आपके कि पहला था कि सामान्य मातृभूमि होती है, दूसरी होती है इसका सामान्य इतिहास होता है। अगला है भौगोलिक एकता, अर्थात उस देश के नागरिक भौगोलिक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं, भौगोलिक रूप से आपस में मिले जुले होते हैं। इसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग एक दूसरे से भौगोलिक रूप से जुड़े हुए होते हैं और वे सभी एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो भौगोलिक एकता इसका अन्य प्रमुख तत्व है। अगला है सामान्य हित, अर्थात एक देश में जितने भी नागरिक रहते हैं उन सब का हित लगभग एक जैसा होता है और इसी कारण वे राष्ट्र के निर्माण में मिलजुल कर प्रयास करते हैं। तो मैंने बताया राष्ट्र निर्माण के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला था सामान्य इतिहास होता है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए। दूसरा होता है पहला होता है मातृभूमि होती है, दूसरी सामान्य उनका इतिहास होता है, तीसरा वो भौगोलिक रूप से एकता में बंधे होते हैं और उनके सामान्य हित होते हैं। नेक्स्ट है कि उनमें वंश की समानता पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिक सामान्य रूप से एक वंश के माने जाते हैं। वैसे तो बड़े राष्ट्र में वंशों की विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन यदि प्राचीन काल को जोड़ करके देखा जाए तो एक राष्ट्र में सामान्यतः एक वंश के लोग भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला है सामान्य धर्म, अर्थात एक राष्ट्र में एक धर्म की बहुलता का होना सामान्य माना जाता है। जैसे यदि हम भारत का उदाहरण लेंगे तो भारत देश में जो है हिंदू धर्म है वो बहुलता में है। तो ये कहता है इसके अंतर्गत एक धर्म के लोग मिलकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं और उस धर्म को वो अपना राष्ट्रीय धर्म मान लेते हैं। हालांकि भारत का जो है वो राष्ट्रीय धर्म हिंदू नहीं है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुलता एक हिंदू जाति की ज्यादा है। उसके बाद है सामान्य राजनीतिक इच्छाएं, अर्थात एक राष्ट्र के लोग सामान्य रूप से उनकी राजनीतिक जो इच्छाएं होती हैं, उनके हित होते हैं और जो विदेश नीति होती है वो सामान्य रूप से एक जैसी पाई जाती हैं। तो इसमें वंश एक जैसा होता है, धर्म सामान्य रूप से एक जैसा पाया जाता है और राजनीतिक इच्छाएं उस देश के नागरिकों की एक जैसी होती हैं। अगला टॉपिक है वो है राष्ट्र का जो निर्माण है उसमें कौन कौन से तत्व बाधा डालते हैं। ये तो हमने पढ़ा था राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य तत्व। अब है राष्ट्र निर्माण में बाधा डालने वाले तत्व कौन कौन से हैं।
तो पहला है जातिवाद। जातिवाद का मतलब ये है कि यदि किसी राष्ट्र में लोग हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके और अपनी जाति के हितों को बढ़ावा देते हैं। अगर किसी राष्ट्र में लोग पूरे राष्ट्र के हितों की उपेक्षा करके केवल अपनी ही जाति के हितों को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचती है। दूसरा है भाषावाद, अर्थात भारत जैसे बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी जो है वो भाषाएं भी बोली जाती हैं। कई बार भाषा के आधार पर लोगों में विवाद भी पैदा हो जाते हैं जो राष्ट्र निर्माण में बाधा डालती है। तो जातिवाद, भाषावाद। अगला है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि जब किसी राष्ट्र के लोग पूरे राष्ट्र के हित को सोचने की बजाय केवल अपने स्थानीय हितों को, उनके जो स्थानीय हित हैं उनके बारे में यदि वो सोचते हैं या अपने स्थानीय हितों को यदि वो ज्यादा महत्व देंगे तो इसे क्षेत्रवाद कहते हैं और यह राष्ट्रवाद की भावना को ठेस पहुंचाता है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है, ये भी जो है राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व होता है। अगला है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर जब किसी भी राष्ट्र में आपसी विवाद पैदा होता है, अर्थात लोगों में जब धर्म के नाम पर विवाद पैदा होगा तो उसको हम सांप्रदायिकता बोलते हैं। जैसे भारत है, ये एक बहुत बड़ा देश है, इसमें धर्म के नाम पर लोगों में जो है विवाद हो जाता है तो ये राष्ट्र निर्माण की एक बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है। उसके बाद है गरीबी और निरक्षरता। यदि किसी भी देश में वहाँ के लोग ज्यादा गरीब होंगे, अनपढ़ता ज्यादा होगी, तो भी ये एक राष्ट्र निर्माण का बाधक तत्व माना जाता है। किसी देश में गरीब और निरक्षरों की संख्या यदि बहुत ज्यादा है, अर्थात निरक्षरता ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, तो उस देश का जो राष्ट्र का विकास है, राष्ट्रीय विकास है, वो कम होता है और वहाँ जो है राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाता है। अगला है हिंसा की राजनीति। हिंसा की राजनीति का मतलब है यदि राष्ट्र में राजनीति में हिंसा होती है तो वो हिंसा आधारित राजनीति है, जो हमारे राजनेता हैं यदि वो हिंसा में लिप्त रहते हैं तो वो राष्ट्र निर्माण का बाधक तत्व माना जाता है। तो हिंसा की राजनीति का मतलब ये है यदि किसी राष्ट्र में हिंसा आधारित राजनीति होती है या राजनीतिक दल हिंसा में बहुत ज्यादा अधिकतम लिप्त रहते हैं तो वह राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाती है। तो ये थे राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्व। उसके बाद टॉपिक है कि विभाजन के बाद भारत में कौन कौन सी समस्याएं सामने आई। तो जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आई। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भारत का विभाजन कब हुआ था। 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया था 15 अगस्त 1947 को। इसके जो छोटे क्वेश्चन है वो उनकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसमें एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन इस बुक के मैंने कवर किए हैं। उसमें आपको छोटे क्वेश्चन में आपको बता रखे हैं मैंने इसमें। तो समस्याएं क्या क्या आई जब हम आजाद हुए, हमारा विभाजन हुआ तो क्या क्या समस्याएं आई। सबसे पहली और बड़ी समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी वो थे जो हिंदू पाकिस्तान से भारत में आए थे या जो भारत से पाकिस्तान में गए थे वो वहां पर शरणार्थी कहलाए। तो सबसे पहली जो समस्या थी वो थी शरणार्थियों की समस्या। आजादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या थी भारत में पाकिस्तान से आए हिंदुओं को दोबारा बसाना और उनके खाने की व्यवस्था करना, अर्थात उन शरणार्थियों को दोबारा बसाना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, ये एक प्रमुख समस्या थी। दूसरी समस्या थी कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या क्या थी कि जब अंग्रेजों ने हमें आजाद किया तो उन्होंने रियासतों के लिए एक ऑप्शन दिया था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए
चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और यदि वो अलग रहना चाहते हैं तो वो अलग भी रह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है वो उसी तरह एक रियासत था, और वहां का जो महाराजा था उसका नाम था महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह ने जब हम आजाद हुए उस समय मतलब न भारत में शामिल हुआ न वो पाकिस्तान में शामिल हुआ, और क्या कहा कि मैं अभी यथास्थिति बनाए रखूंगा। उसने कोई भी फैसला कौन से भी देश में शामिल होने का नहीं किया। लेकिन जब पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठियों के द्वारा आक्रमण करवाया तो जो है इससे दोनों देशों के बीच में एक विवाद हो गया। वहां के जो महाराजा थे हरि सिंह, उसने भारत में आकर के शरण मांगी और सहायता मांगी, तो भारत ने उसको इस आधार पर सहायता दी कि जम्मू कश्मीर को वो भारत में शामिल कर देगा। तो उसके बाद से लेकर जो कश्मीर का विवाद है वो भारत और पाकिस्तान में शुरू हो गया, जो आज तक जो है विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट है राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। मतलब राज्यों का जो है हमने दोबारा से गठन करना था, वो अपने हिसाब से राज्यों का दोबारा से गठन करना था। वो कैसे कि स्वतंत्र होने के बाद जो है देशी रियासतें थी वो भारत में शामिल हुई थी, और उनको मिलाकर नए राज्यों का निर्माण हमने करना था। ये भी एक समस्या थी। जो रियासतें थी वो 565 हमारी रियासतें थी, उन सबको भारत में मिलाना, और मिलाने के बाद जो पहले वाले जो अंग्रेजों के अधीन राज्य थे वो और उनको मिला करके और नए राज्यों का दोबारा से गठन करना, ये भी एक समस्या थी। और अगला है रियासतों का विलय। मैंने बताया था कि 565 जो है देशी रियासतें थी, इनमें से ज्यादातर जो रियासतें थी वो जो है भारत में शामिल हो गई थी। हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो है इसके लिए बहुत मेहनत की थी और लगभग सारी रियासतों को भारत में मिला लिया था, उनको राजी कर लिया था। लेकिन कुछ रियासतें थी जैसे कि इसमें है मणिपुर की है, हैदराबाद की है और जम्मू कश्मीर की है। इनको भारत में मिलाने के लिए जो है थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, और हैदराबाद और मणिपुर जो है वो 1948 में भारत में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर जो है वो शामिल हो गया था, लेकिन इसके एक हिस्से पर जो है पाकिस्तान का अधिकार तब तक हो चुका था, जो विवाद का विषय बन गया था। तो एक समस्या थी देशी रियासतों को भारत में मिलाना और राज्यों का पुनर्गठन करना। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। मतलब जब हम आजाद हुए, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके सामने 3 जो है चुनौतियां हैं वो प्रमुख थी। तो कौन कौन सी जो है चुनौतियां प्रमुख थी। सबसे पहली और प्रमुख चुनौती थी राष्ट्रीय एकीकरण की, अर्थात हमारा देश 565 देशी रियासतों में, अंग्रेजों के अधीन राज्य थे उनमें, इन सब में बटा हुआ था। तो उनको जो ब्रिटिश राज्य थे उनको और जो 565 देशी रियासतें थी उनको मिला करके और एक नया राष्ट्र का निर्माण जो है भारत में करना था। एक नए राष्ट्र का निर्माण हमने करना था। तो सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना। हमने क्या करना था कि भारत की आजादी के संघर्ष से ही यह निश्चित हमने किया हुआ था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हमारा शासन वो है लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। हमारी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर चलाई जाएगी। तो नए भारत में लोकतंत्र को स्थापित करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। तो 2 चुनौती तो ये है, पहली थी राष्ट्रीय एकीकरण की, दूसरी लोकतंत्र की स्थापना की, और जो तीसरी और चुनौती थी वो समान सामाजिक और आर्थिक विकास करना। हमारे देश में आजादी के समय जो समाज था वो काफी पिछड़ा हुआ था, जाति भेदभाव बहुत ज्यादा था, हमारा आर्थिक विकास बहुत कम था, देश में बेरोजगारी, भुखमरी
मतलब ये जो विकास के मामले में भारत काफी पिछड़ा हुआ था। तो आजादी के समय हमारी भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो गरीब थी, बेरोजगार थी और भूखमरी का सामना कर रही थी। नए भारत में इन सारी समस्याओं का समाधान करना था हमने, और सबको, सभी नागरिकों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समान लाने का जो है हमने प्रयास करना था। ये एक बड़ी चुनौती थी। तो 3 चुनौती थी। पहली राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, और तीसरा सबका सामाजिक और आर्थिक विकास करने की चुनौती। अगला टॉपिक है भारत के विभाजन के क्या कारण थे। हमारा जो विभाजन हुआ भारत का, तो भारत का जो विभाजन था उसके किस वजह से जो है भारत का विभाजन हुआ, तो इसमें से पहला है अंग्रेजों की कुटिल नीति। अर्थात अंग्रेज जो थे वो ये चाहते थे कि भारत को हम इस तरह से विभाजित कर जाएं कि भविष्य में अगर उनको ये लगे कि अंग्रेज ही हमारे लिए सही शासन चला रहे थे, तो वो भारत को एक कमजोर राष्ट्र बनाना चाहते थे, और ये चाहते थे कि दोबारा जो है हम अंग्रेजों की इस मामले में मदद मांगे। इसी कारण से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 पास किया था, उसमें यह प्रावधान किया था कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश होंगे, और जो 565 जो रियासतें थी उनको उन्होंने इस आधार पर फ्री छोड़ दिया था कि वो चाहे तो कौन से भी देश में शामिल हो जाए, और अन्यथा वो अलग भी रह सकती थी। अर्थात वो नहीं चाहते थे कि ये सभी रियासतें मिलकर के जो है एक अच्छे भारत का निर्माण हो। अगला है जिन्ना की हटकर्मिता। जिन्ना कौन थे? जो मुस्लिम नेता थे, उसकी मांग थी कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र दिया जाए, और जिन्ना की जो इसके लिए जो जिद थी वो जो है इसकी प्रमुख मानी जाती थी, और उसने मतलब ये बिल्कुल निश्चित रूप से ठान लिया था कि विभाजन होना ही चाहिए। तो जिन्ना की हटकर्मिता और अंग्रेजों की कुटिल नीति इसके कारण थे। अगला है सांप्रदायिक दंगे। जब मुस्लिम लीग ने ये मांग करनी शुरू कर दी कि हाँ हमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, तो ये धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात होनी शुरू होगी कि अब मुसलमान और भारत जो है मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। तो 1940 के बाद भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच धीरे धीरे धर्म के आधार पर जो है लोगों में आपस में मन मुटाव होना शुरू हो गया था, और उसके बाद इसका रूप जो है दंगों ने ले लिया था। अर्थात धर्म के नाम पर लोगों ने जो है एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। और अगला है भारतीय नेताओं की शांति की इच्छा। प्रारंभ में भारतीय नेता विभाजन नहीं चाहते थे। जो भारतीय नेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन बाद में अत्यधिक सांप्रदायिक हिंसा के कारण, सांप्रदायिक हिंसा मैंने बताई थी 1940 के बाद धीरे धीरे शुरू हो गई थी, और आजादी के समय तो ये अपने चरम पर थी। तो अत्यधिक सांप्रदायिक हिंसा के कारण वे भी शांति की स्थापना के लिए विभाजन को राजी हो गए। जो भारतीय नेता थे वो क्यों राजी हुए? क्योंकि वो इस सांप्रदायिकता से छुटकारा पाना चाहते थे और वो देश में शांति स्थापित करना चाहते थे। तो इस कारण से भी जो है भारत का विभाजन का ये भी कारण था। उसके बाद है भारत के विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो भारत के विभाजन के कुछ अच्छे परिणाम निकले, कुछ बुरे परिणाम निकले। ये लास्ट टॉपिक है आपका कि भारत के विभाजन के अच्छे परिणाम क्या हुए। कि पहला तो ये था कि अंग्रेजों ने हमें आजादी ही इस आधार पर दी थी कि हम आपका जो है विभाजन करेंगे और 2 देश बनाएंगे। तो पहला अच्छा परिणाम ये था कि विभाजन के कारण हम जो है हमें अंग्रेजी शासन से आजादी मिल गई, हम आजाद हो गए। दूसरा, विभाजन के बाद दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना आसान हो गया। अर्थात हमारे देश में जो अल्पसंख्यक बच गए थे, जैसे मुसलमान थे, हालांकि मुसलमानों ने अलग देश की मांग इस आधार पर की थी कि हम जो है अलग देश में चले जाएंगे,
लेकिन आज़ादी के बाद भी 12% जो है देश की कुल जनसंख्या का 12% मुसलमान फिर भी भारत में थे और वो अल्पसंख्यक थे। तो आज़ादी के बाद जो भी अल्पसंख्यक थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे, चाहे ईसाई थे, चाहे पारसी थे, अर्थात जो है सांप्रदायिक दंगे धीरे धीरे कम हो गए और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना आसान हो गया। उसके बाद है विभाजन के पश्चात कानून व्यवस्था को लागू करना आसान हो गया। 1940 के बाद से, सन 1940 के बाद से जो दंगे होने शुरू हो गए थे उसमें धीरे धीरे कानून व्यवस्था नाम की चीज कमजोर होती चली गई थी। लेकिन आज़ादी के बाद जो है हम इस कानून व्यवस्था को आसानी से लागू कर सकते थे। और उसके बाद है विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगे जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए। अर्थात जब विभाजन हो गया, दोनों देशों के नागरिक जिन्होंने सीमा पार जाना था वो चले गए, तो धीरे धीरे जो धर्म के आधार पर जो दंगे हो रहे थे वो समाप्त हो गए। अब है इसके बुरे परिणाम। तो विभाजन के बुरे परिणाम क्या हुए कि एक तो ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी को अपना घर बार छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा था। अर्थात जब हमारा विभाजन हुआ तो लगभग ये लगा लो 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ करके और एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था, और इसमें 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे। तो सबसे बड़ी तो बुरा परिणाम ये था कि बहुत बड़ी जनसंख्या को जो अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा था। अगला बुरा परिणाम था कि धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मारा। हिंदू और मुसलमानों ने धर्म के नाम पर एक दूसरे नागरिकों को बड़ी बेरहमी से उन्होंने मारा। उसके बाद है विभाजन के समय जो है महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी को जो परेशानी का सामना करना पड़ा था वो था महिलाओं को बहुत ज्यादा अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। और जो इस विभाजन का सबसे दुखद परिणाम क्या था कि जो महिलाएं थी, जो माताएं बहनाएं थी, चाहे वो मुस्लिम थी चाहे वो हिंदू थी, सीमा पार से जो जिन्होंने दोनों तरफ से बहुत ज्यादा यातनाएं झेली थी। और आखिरी परिणाम ये था कि निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के विभाजन का अच्छा और बुरा दोनों परिणाम हुआ। तो स्टूडेंट, मैंने ये वीडियो बनाई है स्वतंत्र भारत में राजनीति राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसके जो छोटे क्वेश्चन हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। इन टॉपिकों को पूरे ध्यान से अगर आप समझोगे तो कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद।